नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो कॉर्डेटा पढ़ा रहे थे। और कल की क्लास में हमने जो कल क्लास ली थी उसमें हमने आपको जो पढ़ाया था वो हमने लिजार्ड्स के यानी रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए थे। रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर के साथ साथ पूरा का पूरा स्नेक्स पढ़ाया था। सर्प पढ़ाए थे, कौन विष वाले सर्प है, कौन विषहीन सर्प है, कौन सा टीथ फाइंस में कन्वर्ट होता है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो सारा बताया था। और हम लोगों को जो हम लोगों के सिलेबस में है वो यूरोमैस्टिक्स है। रेप्टाइल्स में हम लोगों को पढ़ना है यूरोमैस्टिक्स। तो हमने क्या किया था, टाइम कम था और तो हमने क्या किया कि इसको प्रॉपर हमने एक नोट्स बना लिया है जिससे हमें पढ़ाने में रिलैक्स रहे और टाइम कम लगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिससे टाइम हम बचा सकें, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा थी। तो इसलिए हमने पहले इसको लिख कर हमने कहा आपको पढ़ा सके। तो बात कर रहे थे यूरोमैस्टिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? यूरोमैस्टिक्स का जो नाम है वो यूरोमैस्टिक्स हार्डविकाई। क्या बोलते हैं? यूरोमैस्टिक्स हार्डविकाई के नाम से जानते हैं। जनरली सिलेबस में हमारे यूरोमैस्टिक्स दिया है। इसको स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड के नाम से जानते हैं। यह पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरोमैस्टिक्स का कॉमन नाम क्या है। तो यूरोमैस्टिक्स का कॉमन नाम है स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसकी जो टेल है वो प्रॉपर देख रहे हैं और वो कैसी कटीली है, स्पाइनी टेल है, छोटे छोटे कंटक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। आखिर ये पाई कहाँ जाती है, यूरोमैस्टिक्स पाया कहाँ जाता है? भाई ये एक लिजार्ड है, लिजार्ड का मतलब एक छिपकली है और बड़ी छिपकली, ये पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है डिजर्ट रीजन में। डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में देखने को मिलती है। ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है और नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में, नॉर्थ वेस्ट एशिया में देखने को मिलती है। इसमें से यूरोमैस्टिक्स जो हार्ड विकाई है, ध्यान में रखिएगा, यूरोमेस्टिक्स हार्ड विकाई फाउंड इन इंडिया। आपसे पूछेगा भारत में यूरोमेस्टिक्स की कौन सी जाति पाई जाती है, तो हमें टिक करना है। अगर पूछेगा कि भारत में यूरोमेस्टिक्स की कौन सी जाति पाई जाती है तो टिक क्या करना है? तो यूरोमेस्टिक्स की भारत में जो जाति पाई जाती है वो लिखेंगे यूरोमेस्टिक हार्ड विकाई, भारत में पाई जाती है। ये विशेष है, ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। ये फिर पूछ देता भारत में कहां देखने को मिलती है, तो पंजाब में देखने को मिलती है हमें, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कहां कहां देखने को मिलती है? पंजाब रीजन में और हरियाणा में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो ऐसे जगह हैं जहां वनस्पति कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चूंकि पूरा का पूरा जो राजस्थान है वो सब बालुई है और इससे बालू बहुत पसंद है, बालुई क्षेत्र में रहती है। हिंदी नेम इसको, हिंदी किस नाम से जानते हैं? सांडा के नाम से जानते हैं। तो इसको लोग जनरली सांडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांडा। पंजाबी में इसे सनहा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी यूरोमेस्टिक्स को हिंदी में अगर हम नाम लेंगे तो सांडा कहते हैं और पंजाबी में इसे सनहा के नाम से जानते हैं। तो ये यूरोमेस्टिक्स है, आप देख रहे हैं बड़ी है, इसको भारतीय सांडा के नाम से जानते हैं। इसके पिक्चर देखेंगे तो ये काफी बड़ी होती है, चार पैर वाली होती है। तो इसमें 4 लेग्स पाए जाते हैं, चार पार पाए जाते हैं। और इसका ये हेड है, ये इसकी नेक है, ये इसका ट्रंक है और टेल। यानी ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 चार रीजन में बटी रहती, जो कि आगे हम बताएंगे। हैबिटाट की बात करें, वासस्थान, तो कहता फाउंड इन सैंडी डिजर्ट। इसको पसंद है बालुई क्षेत्र, ऐसी जगह पाई जाती है जहां बालू की मात्रा ज्यादा होती है या बालू ज्यादा होती है, उस स्थानों पर देखने को मिलती है। आल्सो कार्ड सैंड लिजार्ड, इसीलिए चूंकि इसको बालू ज्यादा पसंद है तो ये कहां पाई जाएगी, तो इसका नाम भी रख दिया गया, क्या? सैंड लिजार्ड के नाम से जाना जा चुका है। तो ये स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि यूरोमेस्टिक्स को कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो सैंड लिजार्ड के भी नाम से जानते हैं या बालुई छिपकली के भी नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बालुई छिपकली है। ये एक्चुअली में मैं बता दूं कि ये मरुस्थल में रहती है और मरुस्थल में रहने के साथ साथ ये मुलायम लसलसी पीली मिट्टी पसंद करती है। कैसी मिट्टी पसंद करती है, ध्यान में रखना, मुलायम कैसी पसंद करती है? तो ये प्रायः मुलायम, पीली और लसी मतलब हल्की गीली,
मिट्टी को पसंद करती है। मुलायम पीली लसलसी मिट्टी को ये क्या करती है, मिट्टी को पसंद करती है। इसको भी ध्यान में रखना, इसीलिए इसे सैंड लिजार्ड कहते हैं। हैबिट की बात करें, वासस्थान, तो ये क्या होता है, टिम्ड होता है एंड नॉन एग्रेसिव लिजार्ड है। टिम्ड का मतलब ध्यान में रखिएगा, ये कैसा होता है, स्वभाव में ये सीधा होता है। ध्यान में रखिएगा ये कैसा है, तो ये कहता है स्वभाव में सीधा होता है, शांत होता है और अनाक्रमणकारी है। यानी अनाक्रमणकारी को बोलेंगे तो ये मतलब हम पर अटैक नहीं करेगा, अगर खड़बड़ाहट होगी तो छुप जाएगा, भाग जाएगा, मतलब डरपोक होता है। ध्यान में रखिए कैसा होता है, डरपोक होता है और अनाक्रमणकारी होता है, शांत होता है। तो लिखा है हमने, शांत होता है, सुस्त होता है, मतलब बहुत भागता चलखुल नहीं करता, आराम आराम चलता है, मतलब सुस्त होता है, आसानी से बंदी बना लिया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, ये चूंकि बहुत सुस्त होता है तो जो शिकारी होते हैं, शिकारी लोग इसको बंदी बना लेते हैं। वॉकिंग टाइप होता है, मतलब ये क्या करता है, धीरे 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 चलता है, बहुत तेज भाग कर नहीं चलता है, मतलब धीरे धीरे, जैसे सांप होता है बहुत भागता है मगर ये धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए इसे बंदी बना लेते हैं। बर्रोइंग हैबिट होती है। बर्रोइंग हैबिट का मतलब समझ लीजिएगा, ये बिल बनाकर रखता है। ये कैसे बनाता है, बिल, और इसका जो बिल बिल होता है वो जिग जैग होता है, इस तरह से बिल होता है, मतलब सीधा बिल ना खोद कर ये अपने बिल को जिग जैग बनाता है, ये ऐसे घुमावदार बिल को बनाता है। ये कितने मीटर, 1 से 2 मीटर डीप कितना बिल बनाता है, 1 से 2 मीटर लंबा बिल बनाता है। ये डायurnal होते हैं, यानी दिनचर होते हैं। कैसे होते हैं, दिनचर, ये दिन में ही निकलते हैं। और बता दें भोजन ये कब करते हैं, तो जब मौसम ठंडा होता है, ये सुबह निकलते हैं या फिर रात्रि में निकलते हैं। और ये क्या होते हैं, जनरली हमने लिखा है ये शाकाहारी होते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होती है, हार्बीवोरस, शाकाहारी होते हैं। ये क्या करते हैं, पौधों की मुलायम पत्तियां खाते हैं, मुलायम पत्ती खाते हैं। प्राय ये क्या करते हैं, तो ये प्राय पौधों की मुलायम पत्ती खाते हैं और अधिक गर्म और ठंडे मौसम में अपने बिल में रहते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, तो ये अपने बिल के अंदर रहते हैं। एक और खास बात है, ये जब बिल के अंदर रहते हैं रात्रि में, तो अपने बिल को किसी ना किसी चीज से ढक देते हैं, यानी बिल का छिद्र को बंद कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्या करते हैं, बिल के छिद्र को बालू के ढेर के द्वारा बंद कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इनके बिलों में कभी कभी सांप आदि भी रहने लगते हैं आके, जैसे खाली बिल देख लिए तो सांप आदि भी रहने लगते हैं। ये डिफेंस में क्या है, स्पाइनी टेल्ड यूज एज प्रोटेक्टर। ये जनरली क्या होते हैं, अनाक्रमणकारी होते हैं। जैसे ही सुबुगाहट होती है, जैसे हलचल होती है, ये भागकर अपने बिल में घुस जाते हैं। लेकिन जब शत्रु आ जाए, मान लेते हैं जैसे शत्रु आ गया, मान लेते हैं कोई बिल्ली आ गया या कोई आ गया इस पे आक्रमण, तो ये क्या करता है, अपने सर को उठाता है। यहाँ चलेंगे देखेंगे, तो ये अपने सर को क्या करता है, ये अपने सर को उठाता है और तेजी से मुंह खोलता है और भयानक मुंह खोलकर डराने की कोशिश करता है। डरपोक होता है, मगर जैसे नहीं होता कुत्ता आ जाए तो पूंछ नीचे करके, जो डरपोक कुत्ते होते हैं और बत्तीसी निकालते हैं जिससे सामने वाला डर जाए, तो ये भी क्या करता है, अपने आगे के धड़ को उठाता है और मुंह खोलता है और तेजी से आवाज निकालता है जिससे शत्रु डर जाए, ये करता है। और चूंकि हम पहले बता अनाक्रमणकारी है, और अगर नहीं मारता है तो अपनी पूंछ से प्रहार करता है। क्या करता है, अपनी लंबी पूंछ को मारता है, क्योंकि उसमें कांटे और वो होते हैं, स्पाइंस होते हैं, यानी कटीली पूंछ होती है, तो मारता है। जिसको पड़ गई समझ लो खून निकल आएगा। तो ये समझ में आ गया, तो ये कंडीशन होती है। जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे कंजर आदि होते हैं, वो इसको पकड़कर खा जाते हैं, या पकड़कर भूनकर इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। और ये क्या करती है, कभी कभी अपनी पूंछ को बिल से बाहर निकाले रहती है। ध्यान में रखना, ये क्या करता है, अपनी पूंछ को बाहर निकाले रहता है और मार देता है पूंछ को। और कंजर इसको पकड़ते कैसे हैं भी देख लीजिएगा। कंजर क्या करते हैं, सांप की आवाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
जो कंजर लोग होते हैं, कंजर किताब में मिलेगा, यही शब्द मिलेगा कंजर। मतलब ऐसा नहीं किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो जो कंजर लोग होते हैं, आदिवासी समझ लो, तो वो इसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, सांप की फुंकारने की आवाज निकालते हैं। सांप की जैसे ही फुंकारने की आवाज निकालते हैं तो ये डर कर अपने बिल में जाती है। इसकी गंदी वो आदत होती है, ये बिल में तो घुसेगी मगर पूंछ अपनी थोड़ी सी बाहर निकाले रहती है, जिससे अगर सांप आए और इसको परेशान, मतलब जैसे ही पास आएगा तो ये मार दे। और चूंकि वो आवाज सांप तो कंजर निकाल रहा है, तो वो जैसे फुंकारने की आवाज निकलती घुसती और वो जाता है और हाथ में ग्लव्स वगैरह या कोई चीज पकड़े रहते हैं जिससे हाथ में कंटक ना लगे, पकड़ कर इसको निकाल देते हैं। तो ऐसे इसको कैप्चरिंग करते हैं। फिर आता है फीडिंग मैकेनिज्म, ये हार्बीवोरस होता है। हार्बीवोरस का मतलब ये घास खाती है। क्या खाती है? और घास खाती है, फल, जंगली झाड़ियां, गूदेदार पत्तियां आदि खाती है, और कभी कभी कीटों का भक्षण करती है। तो जनरली ये हार्बीवोरस होती है। इन रेयर केस कार्निवोरस होती है, मगर हार्बीवोरस होती है। अगर एग्जाम पूछेगा हार्बीवोरस, इसको जो लोग पकड़ लेते हैं तो इसको रोटियों के टुकड़े और भुने हुए चने खिलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या खाते हैं, जैसे मान लेते हैं कंजर लोग पकड़ लिए, अब नहीं मारा उसको तुरंत, तो इसको क्या करते हैं, रोटियों के टुकड़े देते हैं और भुने हुए चने खिलाते हैं। इनमें हाइबरनेशन पाया जाता है, शीत निष्क्रियता बोलते हैं। ठंडी जैसे ही आती है ये अपने बिल में चली जाती है और निष्क्रिय होकर पूरे दिसंबर से लेकर मार्च तक। कब आपसे एग्जाम में पूछेगा ये हाइबरनेशन इसका किस मंथ से किस मंथ तक होता है, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक। इसमें क्या होता है, दिसंबर से मार्च तक क्या होता है, हाइबरनेशन होता है। ये निष्क्रिय रूप से अपने बिल में चली जाती है और अपनी क्रियाएं बंद कर देती है, और ऐसी ही पड़ी रहती है। जो इसका संचित भोजन होता है वो धीरे धीरे यूज होता है। और फिर ये जैसे ही शीत खत्म होती है, बसंत का आगमन होता है, वैसे ही ये बाहर निकल आती है और बिल्कुल दुर्बल मरी हुई होती है। फिर जैसे ही भोजन वोजन करती है 10-15-20 दिन में फिर वो हो जाती है। फिर आता है इनके ब्रीडिंग की बात करते हैं। ब्रीडिंग, जनन कब करती हैं, तो सीजन बिगिन, शुरुआत कब होता है, मार्च से अप्रैल। ये अपना जनन मार्च से अप्रैल में करती है। और ये जनन करते समय जो नर होता है वो मादा से लड़ता है। जनन के समय नर जो होता है वो मादा से लड़ता है, और जब मादा पर जीत हासिल कर लेता है, मादा को हरा देता है, तो उस समय हराने के बाद फिर क्या करता है, कोर्टशिप करता है, मतलब अभिनंदन करता है, सेक्स करता है, कपुलेशन करता है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये तेज धूप में करता है। जब बहुत तेज धूप हो तो कब, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जनन किस समय करता है, एग्जाम में देगा 10 बजे से 3 बजे तक, या 4 बजे से रात 9 बजे तक, ऐसे दे सकता है। तो ये सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच में करता है, जब गर्मी ज्यादा हो और पूरा मौसम धूप से खिला हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो नीम हकीम होते हैं, नीम हकीम जो होते हैं, ये इसको मार कर इसके शरीर में जो फैट होता है उसको, मतलब इसको क्या करते हैं, इसका तेल निकालते हैं शरीर से, और वो मारकर इसका तेल निकालते हैं, जिसे सांडा तेल बोलते हैं। आप लोग कहावत में यूज करते हैं मजाक मजाक में, सांडा का तेल। तो सांडा का तेल बोलते हैं इसको। तो नीम हकीम द्वारा तेल निकाल दिया जाता है इसके शरीर से मारकर, और उसको सख्खीनता, नपुंसकता के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो लोग कहते हैं सांडे का तेल है, सांडे का तेल है, नपुंसकता में यूज होता है। और इसका जो विष्ठा होती है, विष्ठा का मतलब जो इसका लेटरिंग होती है, उसको प्राय काजल बनाने में यूज करते हैं। ये माना जाता है कि आंख की रोशनी बढ़ाता है। मेरा तो मानना नहीं है, मगर चूंकि जो जनजातियां या आदिवासी मानते हैं, वो हम इसका आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बताए हैं। फिर आता है शेप, साइज एंड कलर। ये शेप, साइज और कलर क्या होता है, तो इलोंगेटेड लंबी होती है, मैसिव और डिप्रेस्ड चपटी होती है। इनकी जो लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर। इनका कलर येलो ब्राउन विथ डार्क स्पॉट होता है। कहता होता है येलो ब्राउन और उस पर डार्क स्पॉट होते हैं। इनका जो शरीर होता है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटा रहता है, यानी 4 भागों में बटा रहता है। कितने, 4 भागों में। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसमें, पीजीटी में, कि जो यूरोमेस्टिक से कितने भागों में बटी रहती, 4। और उसमें दिया था कौन, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, ट्रंक, टेल, हेड, हेड, नेक, टेल, ऐसे दिया था। तो आपको ऑप्शन वही वाला सही करना था जिसमें हेड, नेक, ट्रंक, टेल, यानी सर, गर्दन और धड़ और पूंछ इतने भागों में बटी रहती है, जो कि हमने आगे आपको बताया है। अगर हेड की बात करें, इसके सर की बात करें, तो सर में
कौन कौन होता है? तो पहले मुख पाया जाता है, अगले भाग पे एक्सटर्नल नर्व्स पाए जाते हैं, यानी नसा छिद्र, बाहर के नसा छिद्र पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या पाया जा रहा है? तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दो तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये माउथ है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? नॉस्ट्रिल या नाक क्षेत्र है, ये मुख है, स्नट, थूथुन, इस स्नट को क्या बोलते हैं? थूथुन, मतलब निकलो होगा ऐसे, थूथुन पाया जाता है। और ये वाला भाग हेड है, ये वाला भाग नेक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो एक्सटर्नल नार्स पाए जाते हैं, आईज, आईज के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है जब अंधड़ चलता है, खूब बालू उड़ती है, तो ये आंखों के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को चढ़ा लेते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, बाएं कर्ण की ओपनिंग होती है। तो देखेंगे इसमें ये एक्सटर्नल ईयर पिट है, ये कान का छिद्र है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, वही हमने दिया एक्सटर्नल ओपनिंग कर दिया हुआ है। फिर कहता है नेक, गर्दन पे क्यूटेनियस फोल्ड पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? गर्दन पर क्यूटेनियस फोल्ड पाए जाते हैं। तो गर्दन पर चलते हैं, और ये देखिएगा, ये जो फोल्ड है गर्दन पर क्या है? तो ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये गर्दन पर फोल्ड पाया जा रहा है, मतलब ऐसे गर्दन, ऐसे 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 गर्द क्यूटेनियस फोल्ड देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं ट्रंक पर। ट्रंक तो जानते हैं, बीच का चौड़ा भाग, मुलायम चौड़ा भाग होता है ट्रंक। टेल ऑर्गन डिफेंस का काम करती है, मतलब ये सुरक्षा कार्य करती है। बताया नहीं कि ये मारती है अपनी पूंछ को और शत्रु को चोटिल कर देती है। काउडल ऑटोटॉमी अब्सेंट। काउडल ऑटोटॉमी का मतलब कैसा होता है? छिपकली जैसे पूंछ पुरानी हो जाती है तो टूटकर अपने आप गिर जाती है, नई पूंछ आ जाती है। इनमें ऐसा नहीं है, काउडल ऑटोटॉमी अब्सेंट होती है। अपेंडेजेस की बात करें, उपांग की बात करें, तो इसमें टू पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। टू पेयर का मतलब दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, दो आगे पैर, दो पीछे पैर। पेंटाडिक्टाइलिक होते हैं। पेंटाडिक्टाइलिक का मतलब होता है पांच अंगुलियों वाले होते हैं। तो देखिएगा, एक और दो और तीन और एक, चार। और ये केस कितनी अंगुली वाले होते हैं? पांच। एक दो तीन चार पांच, पांच अंगुली वाले इनके पैर होते हैं। क्लॉड डिजिट्स होती हैं, मतलब नाखून बहुत भयानक होते हैं, नाखून इनके तेज होते हैं। पेंटाडेक्टाइलिक का मतलब पांच अंगुलियों वाले होते हैं, तो पेंटाडेक्टाइलिक होते हैं। और इनमें प्री, ध्यान में रखिएगा, प्री एनोफिमोरल पोर पाए जाते हैं। प्री एनोफिमोरल पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी, पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी एवं असिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है प्री एनोफिमोरल पोर किस में देखने को मिलते हैं? तो प्री जो फीमोरल पोर होते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच थाई, जो इसके थाई होती है, जांघें होती हैं, उनके वेंट्रल सरफेस पे 2 से लेकर 18 तक छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट रहते हैं। ये देखेंगे तो ये थाई है, ये देखेंगे थाई, थाई पर ये छोटे छोटे प्री एनो फीमोरल पोर्स पाए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। तो ये किस में पाया जा रहा है? लिजार्ड में। और किसकी बात करें? यूरोमाइस्टिक्स में। ये हमें प्री फीमोरल पोर्स पाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 2 से 18 तक होती है। इनका कार्य क्या है? कहता है द पोर्स लीड इनटू ट्यूबुलर एक्टोडर्मल ग्लैंड्स। इसमें एक्टोडर्मल ग्लैंड्स होती हैं प्रोड्यूसिंग हॉर्नी सिक्रीशन, एक पदार्थ को स्रावित करती हैं, दैट फॉर्म द टेम्परेरी स्पाइंस। और ये क्या करती हैं? ये एक ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे अस्थायी रूप से कांटे नुमा। तो इसमें क्या होता है कि इनमें अस्थायी मतलब इनमें इस तरह से कटीली संरचनाएं बन जाती, कांटे ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, टेम्परेरी स्पाइंस बनते हैं। और विच हेल्प इन द ग्रेस्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग मीटिंग। और जब ये जनन के लिए मादा के ऊपर चढ़ता है तो अपने पैरों से क्या करता है? यही कांटों से मादा को पकड़ता है, तो जिससे ग्रिप हो जाए और मादा जनन के समय फिसले ना। तो इसका काम करता है, और ये अस्थाई होते हैं। ये देखिए स्पाइन दिखा भी रहा है, ये देखना स्पाइंस, अस्थाई स्पाइंस होते हैं। और इससे क्या होता है? मादा फिसलती नहीं है। फिर कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता है, पाचन तंत्र की। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है निम्न भागों में बटी रहती है। ये एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, ये बीच का खाली स्थान जिसमें टीथ पाए जाते हैं। एक्रोडॉन्ट होते हैं जो अग्र मतलब आगे की ओर दांत होते हैं। और इसके दांत, ये जैसे उम्र बढ़ती है तो दांत घिस जाते हैं और ये बिना दांत के हो जाती है।
इसमें बकल कैविटी में टंग, जीभ पाई जाती है और इंटरनल नर्व्स मतलब अंतः नसा छिद्र भी खुलते हैं। फायरिंग्स पाई जाती है, ऊशोफेगस पाया जाता है, स्टोमक। स्टोमक के दो पार्ट होते हैं, कार्डियाक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक। इसके पेट में दो भाग होते हैं, कार्डियाक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत दो भागों में बटा रहता है, डिओडिनम जो कि यू शेप्ड होता है, कैसा होता है, यू के आकार का होता है, इलियम पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो कोलन पाया जाता है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में है। इलियोकोलिक वाल्व पूछ देता है, इलियो इलियोकोलिक वाल्व कहता है किस में पाया जाता है, तो इलियोकोलिक वाल्व जो है वो कॉलन में पाया जाता है, जो कि हमने यहां दिखाया है। ये इलियोकोलिक जो वाल्व है वो कहां पाया जाएगा, इलियोकोलिक जो वाल्व है वो किस में पाया जा रहा है, तो इलियो ई आई ओ है, इलियोकोलिक ई आई ओ है। इलियोकोलिक जो वाल्व है वो कहाँ पाया जा रहा है, तो कॉलन में पाया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन हो उसमें ये वाल्व पाया जाता है, और रेक्टम पाया जाता है। क्लोएका, ये पीजीटी 2021 और टीजीटी दोनों में पूछा गया था। उसने पूछा क्लोएका में कितने कक्ष होते हैं, तीन, कप्रोडियम और यूरोडियम और प्लक्टोडियम, तीन कक्ष होते हैं। तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि जो रेक्टम होता है वो किसमें खुलता है, तो रेक्टम जो होता है वो प्राय कप्रोडियम में खुलता है। किसमें खुलता है, कैप्रोडियम में रेक्टम खुलता है। रेक्टम आप पूछेगा रेक्टम की ओपनिंग कहाँ होती है, तो कप्रोडियम में होती है, ध्यान में रखिए। मतलब क्लोएका, जैसे ये क्लोएका है तो क्लोएका में तीन छेद होते हैं, ये तो ये मान लेते हैं हमारा हो गया कप्रोडियम। इसमें क्या खुलता है, तो ये क्लोएका खुलती है इस कक्ष में। यूरोडियम, यूरोजिनाइटल ओपनिंग होती है, यूरोजिनाइटल ओपनिंग होती है। और ये जो प्रक्टोडियम होता है ये क्लोएका का वह छिद्र है जो बाहर एनस के रूप में खुलता है। तो इसमें क्लोएका में तीन छिद्र एक जगह खुलते हैं, एक कक्ष में, ध्यान में रखिएगा, ये स्पेशल करेक्टर है इसका, ये ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की, तो पल्मोनी या लंग्स के द्वारा होता है। जो हृदय होता है वो तीन चेम्बर वाला होता है, तीन कक्ष वाला। नर्व जो होती है 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाई जाती है। आपसे पूछ देता है कितनी क्रैनियल नर्व पाई जाती है, तो 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व पाई जाती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एमनियोटा होता है, यानी हमने बताया था, राम इसका फार्मूला बताया था, यानी रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में 12 जोड़ी होते हैं। इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ऑल्फैक्टरी और जैकॉब्सन, जैकॉब्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी और टीजीटी और एएलटी जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। जैकॉब्सन ऑर्गन्स किस में पाया जाता है, तो लिजार्ड में देखने को मिलता है, और अगर लिजार्ड न दिया तो यूरोमेस्टिक दिया हो, वो ये घ्राण का कार्य करता है। और आइस पाई जाती है। यूरोजिनाइटल सिस्टम आपके सामने है। यूरोजिनाइटल सिस्टम का मतलब यह हुआ कि इनमें जनन तंत्र और मूत्र तंत्र दोनों मिक्सअप होते हैं, इसीलिए इसको यूरोजिनाइटल सिस्टम बोलते हैं। हम केवल जिनाइटल सिस्टम नहीं बोलते, यूरोजिनाइटल, मूत्र तंत्र जनन तंत्र मिक्स होता है। अगर हम मूत्र तंत्र की बात करें तो किडनी पाई जाती है, जिनकी संख्या 2 होती है। कितनी किडनी पाई जाती है, तो प्रायः इनकी जो किडनी पाई जाती है, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो है काली काली दिख रही किडनी पाई जा रही है, ये किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। यूरेटर्स, किडनी से एक नली निकलती है जिसे हम यूरेटर्स के नाम से जानते हैं। यूनरी ब्लैडर, आगे चलकर एक थैली पाई जाती है, जिसे ये देख रहे हैं, ये थैली जो लगी है यूनरी ब्लैडर कहते हैं, जो मूत्र है इसी में भरता है। ठीक है, अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जननांग की बात करते हैं, तो इसमें टेस्टिस पाए जाते हैं 2, एक ये टेस्टिस, एक ये टेस्टिस। राइट टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस में अंतर है। जो राइट टेस्टिस होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और लेफ्ट टेस्टिस राइट के अपेक्षा थोड़ा नीचे। तो देखिए ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, क्या है, नीचे है। और यहीं पर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे मुलेरियन डक्ट के नाम से जानते हैं। और इनसे क्या निकलता है, वास डिफरेंस, एक नली निकलती है जिसे हम वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसी वास डिफरेंस को वॉल्फियन डक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा वॉल्फियन डक्ट किसका नाम है, तो वास डिफरेंस का वॉल्फियन डक्ट बोलते हैं। शुक्रवाहिका जो है उनको वॉल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारी शुक्रवाहिका क्या है, वॉल्फियन डक्ट है। इसी के ऊपर मुलेरियन डक्ट पाई जाती है, क्या, मुलेरियन डक्ट। और
इसमें हेमीपेनिस पाए जाते हैं। इसमें दो हेमीपेनिस पाए जाते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, मांस की संरचनाएं होती है, जन्म के समय टाइट हो जाते हैं, और दोनों स्वतंत्र रूप से ये क्या करते हैं, जन्म के समय मादा की जो क्लोएका होती है, तो हेमीपेनिस का काम समझ में आया। ये जैसे पेनिस होता है उसी की तरह कार्य करते हैं। इनकी संख्या दो होती है। ये जन्म के समय टाइट हो जाते हैं और मादा की क्लोएका में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं अपने स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। फिर चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें ओवरी जो है, ये देखिएगा, जो ओवरी है उनकी संख्या दो है। ओवी डक्टल फनल होती है जहां इनके ओवा इसी में गिरते हैं, और ये मीजोवेरियम के द्वारा ये एब्डोमिनल से चिपकी रहती है। ये ओविडक्ट है, ध्यान में रखिएगा क्या है, ओविडक्ट। और जो निषेचन होता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें निषेचन कहाँ होता है, तो इनमें निषेचन ओविडक्ट के अंदर ही होता है। इसलिए लिख दिया है कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये है, और ये ओविडक्ट, ये देखिए यहाँ खुल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, देखिए ये प्रक्टोडियम है, ये यूरोडियम है। तो ये इस तरह से सारी ओपनिंग को क्लोएका के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा यूरोमेस्टिक्स था। यूरोमेस्टिक्स में हमने सिर्फ उतनी ही चीजें आपको पढ़ाई हैं जितनी एग्जाम में परफेक्ट है। अब हम चूंकि बीएससी की क्लास तो नहीं ले रहे हैं कि एक एक चीज आपको पढ़ाई जाए, पूरी इतिहास भूगोल, उसका हमें कोई भी यहाँ यूज नहीं है। जितने से एक भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट राइट नहीं होगा, पूरी ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन इतने में से ही बने हैं और इतने में से ही बनेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, क्या है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये हमारा ऐप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे। इसमें एक अपना अकाउंट बना लेंगे, और हमारा जो कोर्सेज है, ईएलटी एंड जीआईसी का जो नया बैच शुरू किया है, तो ये अवेलेबल होगा आपको इस समय, जो ऑफर पे, ये एक्चुअली में 6,000 का बैच है। ये 6,000 का बैच है। इसको हमने 1499 में ऑफर में रखा है। इस समय और एक ऑफर चल रहा है, इस समय आप ये 1399 का पड़ेगा। यदि आप ईएलटी 2018 कूपन कोड डाल देंगे तो इतना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा विजेता बैच है। विजेता जो बैच है, जो हमारा विजेता बैच है, वो हमारा 1399 का अवेलेबल है। ये दोनों, इनमें दोनों में आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल रहेगी, मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू जो कराया है, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू कराया है वो अवेलेबल रहेंगे। 1,500 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 मित्र प्लस मित्र अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। हो सकता है अगला नंबर आपका हुई। आज ही जुड़े। कंटेंट कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।